गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग भाई। क्या हाल चाल है? बढ़िया हो सभी? बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया सर। क्या हुआ, आप आज बहुत मुस्कुरा रहे हो? मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि यार फाइनली मेरी सारी कमिटमेंट पूरी हो जाएंगी। इनकम टैक्स जीएसटी हम पहले ही कर चुके हैं। स्टूडेंट दरबार के अंदर हमने काफी कुछ कर लिया, क्वेश्चन काफी प्रैक्टिस किए। बस एक आपकी काफी टाइम से डिमांड थी कस्टम की रिवीजन करा दो, तो यार फाइनली वो मेरी कमिटमेंट पूरी होने जा रही है। तो कस्टम की रिवीजन भी हमारी हो चुकी है, 2 सेशन एमसीक्यूज वाले हो चुके हैं। आज लास्ट सेशन जो है आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यार मेरे अंदर एक अलग ही खुशी है कि जो मैंने कमिटमेंट की थी, मैंने सब कुछ पीछे करके ना पहले अपनी कमिटमेंट पूरी की है। अब इसके बाद मैं घर आराम से जा पाऊंगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊंगा। मेरे दिल में ना कोई बोझ नहीं होगा कि मैंने फैमिली से कमिटमेंट की थी और वो कमिटमेंट मैंने पूरी नहीं की। और इवन इस संडे जो मैंने डाउट सेशन नहीं लिया ना, वो इस चक्कर में नहीं लिया क्योंकि मुझे कस्टम की एमसीक्यूज कंपाइल करने थे, उसके ऊपर काम करना था। प्रोफेशनल वाले बच्चों का कस्टम का लेक्चर मेंटेन करना था, उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाले सेशन आने वाले हैं, उस पर मुझे काम करना था। तो काफी सारा काम था, इसलिए मैं इस संडे आपका डाउट सेशन नहीं ले पाया। बट टेंशन मत लेना सर, अब मेरी सारी कमिटमेंट पूरी हो चुकी है। इनकम टैक्स जीएसटी कस्टम रिवीजन पूरी यूट्यूब पे आ चुकी है। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस अब आपके डाउट्स ही लेने हैं। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। अब आने वाले टाइम में हफ्ते में मे बी 2 सेशन आपके डाउट्स के लिया करूंगा जी। मे बी 2 सेशन मैं डाउट्स के लूंगा। अब वो कब कब लूंगा मैं आपको बता दूंगा, बट लास्ट संडे मैंने नहीं लिया, उसके लिए प्लीज माफी चाहता हूँ। काम बहुत ज्यादा था, तबीयत भी मेरी पूरी 100% परफेक्ट नहीं है। बट फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इस वीक के बीच में कभी भी ले लूंगा ताकि मेरी कमिटमेंट पहले पूरी हो जाए। ठीक है, बच्चा कह रहा है सर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप सॉरी मत बोलो। नहीं नहीं, सॉरी बोलना बनता है नालायकों, आपको सॉरी नहीं बोलूंगा तो और किसको बोलूंगा। चलो जी इधर देखो ध्यान से। तो आज हमें 35 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। एक कमिटमेंट बस मेरी बची है, 30 क्वेश्चन मुझे बना के और डालने हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर। वो मैं डाल दूंगा, विद आंसर डालूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। तो फाइनली एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे तो आज के बाद निश्चिंत हो जाए कि उन्हें अब कोई अमेंडमेंट क्लास देखनी है, सब हमारी हो चुकी है। उन्हें कस्टम देखना है, कस्टम हमारा हो चुका है। उन्हें जीएसटी देखना है, जीएसटी भी हम कर चुके हैं। उन्हें इनकम टैक्स भी कर चुके हैं। और काफी सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ऑलरेडी हम स्टूडेंट दरबार के सारे सेशन में कर चुके हैं। अब बच्चा कह रहा है अब अगले आप 2 महीने नहीं आओगे ना, मैंने ये नहीं कहा अगले 2 महीने में नहीं आऊंगा। अगले 2 महीने में मेरा क्या प्लान होगा, क्या टारगेट होंगे, बहुत जल्दी उसको मैं रिलीज कर दूंगा। बट एक तरह से हमारी सारा काम हो चुका है। अब आपने बस एक काम करना है, आपने रिवीजन बढ़िया ढंग से करनी है। डाउट सेशन में आपने बढ़ा दूंगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे पूरी फैमिली के लिए, उसके लिए मैं लेने स्टार्ट कर दूंगा। उसके आप टेंशन छोड़ दो, आपने बस अपने डाउट्स निकालने हैं कि किस कॉन्सेप्ट में डाउट आ रहा है, किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, वो आप मुझसे पूछोगे जब भी मेरे डाउट सेशन होंगे। ठीक है जी, चलो। तो फाइनली हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। आओ जी फटाफट से आज का सेशन कंप्लीट करें और कस्टम के 100 क्वेश्चन जो हैं आज हम पूरे कंप्लीट कर लेंगे। इधर देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन चेक करो। पहला क्वेश्चन क्या है जी? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी पेबल बाय विनोद लिमिटेड। ओ माय गॉड सर, पहला क्वेश्चन ही विनोद का आ गया। ये तो हमें लग रहा है हम सही कर देंगे। बताओ जी फटाफट से, कस्टम ड्यूटी बतानी है कितनी आपको। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इंपोर्टेड मशीनरी फ्रॉम चाइना। आपने चाइना से मशीन इंपोर्टेड की है। इंपोर्ट कब की है? 12 मार्च 19 को। कितने की इंपोर्ट की है? 5 लाख रुपए की। उस टाइम ड्यूटी का रेट दिया हुआ है 18%। और गुड्स अराइव इंडियन कस्टम पोर्ट पे 25 मार्च को आए हैं। उस टाइम रेट चेंज हो गया, 12.5% हो गया। फिर बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल की है 21 मार्च को। उस टाइम रेट जो हो गया वो 15% हो गया। अब पहली बात तो बताओ, 3 डेट आपके सामने है और 3 रेट आपके सामने है। और ऐसा क्वेश्चन हम कस्टम के एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 2 में भी कर चुके हैं। मुझे फटाफट से बोल दो, रेट ऑफ ड्यूटी हम किस दिन का लेते हैं? रेट ऑफ ड्यूटी हम लेते हैं जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे, और अराइवल विच एवर इज लेटर जो होगा ना, उस दिन जो रेट होगा वो रेट हमारे काम का होगा। अब अपने बोल दो जी, अराइवल है 25 मार्च को और बिल ऑफ एंट्री है 21 मार्च को। तो इन दोनों में से अर्लियर कौन सा? 21 तारीख पहले आएगी या 25 तारीख पहले आएगी? सर 21 तारीख पहले आएगी। और लेटर कौन सा है? 25 तारीख है। तो रेट कौन सा हमें लेना, अर्लियर वाला या लेटर वाला? हमें लेटर वाला लेना है। तो लेटर हमारी 25 तारीख है। उस टाइम रेट क्या है? 12.5%। तो रेट ऑफ ड्यूटी हम क्या लेंगे? 12.5% लेंगे। तो मुझे फटाफट से बोल दो, अगर मैं 5 लाख का 12.5% निकाल दूंगा तो ड्यूटी क्या निकल के आएगी? 5 लाख मल्टीप्लाई 12.5%, तो 62,500 रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लोरी पहला क्वेश्चन हमारा ये है। एक बार दोबारा बोल रहा हूं सर, इन क्वेश्चंस को मजाक में मत लेना। जितने क्वेश्चन हमने 100 क्वेश्चन किए हैं, 5 नंबर के लिए हमने 100 क्वेश्चन किए हैं। अगर ये बढ़िया तरह से कर लोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। कई बच्चे इसको भी मजाक लेके चल रहे हैं, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना। सर पहला क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 3 डेट है, 3 रेट है।
तीन डेट हैं, तीन रेट हैं, एक ही रेट काम का है। कौन सा रेट काम का है? बिल ऑफ एंट्री और अराइवल विच एवरेज लेटर। लेटर हमारी क्या है जी? यहाँ पे लेटर हमारा अराइवल है, तो अराइवल के दिन का रेट क्या है? 12.5%। तो 5 लाख का 12.5 कितना आएगा? 62,500 रुपए। ये हमारी ड्यूटी आएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर शेल बी लाइबल टू पे इंटरेस्ट on any amount payable to central government when finally assess or reassess duty amount is more than duty provisionally paid at the rate of। आपने अब बोल देना आपने ड्यूटी कम पे की है, तो आपको मैंने पहले भी कहा था जब गवर्नमेंट आपको पेमेंट करेगी तो गवर्नमेंट आपको रिफंड देगी 6% पर एनम से। अगर आप गवर्नमेंट को पेमेंट करोगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 15% पर एनम से। तो उसने क्या बोला जी? आपने ड्यूटी कम पे की है, तो अगर ड्यूटी कम पे की है तो इंटरेस्ट किस रेट से देना पड़ेगा? 15% पर एनम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा सेकंड है जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेना जी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से करना जी। मिस्टर रवि इंपोर्टेड सम गुड्स फ्रॉम जर्मनी द वैल्यू ऑफ विच इज 10 लाख। 10 लाख रुपए का सामान मैंने इंपोर्ट किया है एंड ड्यूटी इज पेबल एट द रेट 20%। तो ड्यूटी कितनी पे की है? 2 लाख रुपए की ड्यूटी पे की है। वो कह रहे हैं सम गुड्स हैज बीन डैमेज बिफोर द ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन हैज बीन ग्रांटेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर द वैल्यू ऑफ गुड्स आफ्टर डैमेज इज 7 लाख। ओ माई गॉड। आपने आप बोल देना जी। मतलब वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि 10 लाख रुपए का सामान लेके आया था, उस पे 2 लाख रुपए की ड्यूटी मैंने पे की थी और अब वो गुड्स डैमेज हो चुके हैं, उसकी वैल्यू जो है वो 7 लाख रुपए की है। तो आपने बोल देना अगर वैल्यू 7 लाख की बची है तो ड्यूटी जो मुझे पे करनी होगी, क्या वो 2 लाख पे करनी होगी या 7 लाख पे करनी होगी? सोच के बोला। 2 लाख ड्यूटी किस पे आ रही है? 10 लाख पे। अब मेरा सामान कितने का बचा है? 10 लाख का या 7 लाख का? 7 लाख का बचा है, तो मैं गवर्नमेंट को ड्यूटी जो पे करूंगा वो 10 लाख पे करूंगा। 10 लाख पे करूंगा, 7 लाख पे करूंगा, 7 लाख के ऊपर पे करूंगा। ठीक है जी। एक बच्चा कहता है सर आपने ड्यूटी तो यहां पर पे कर दी होगी ना। सर अगर ड्यूटी पे कर दी है तो बैलेंस ड्यूटी मुझे वापस मिलेगी, अगर ड्यूटी पे नहीं की है तो मैं उतनी ही ड्यूटी पे करूंगा जितनी वैल्यू का मुझे गुड्स मिलेगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं उसने ड्यूटी पे किया नहीं पे की। वो अगर 10 लाख का इंपोर्ट किया, उस पर ड्यूटी पेबल है 20% और उसने कहीं नहीं लिखा कि आपने ड्यूटी पे कर दी है, सिर्फ रेट दी है। तो मतलब 20% रेट है तो वैसे 2 लाख की ड्यूटी बनती है, बट होम कंजम्पशन की क्लियरेंस से पहले वो गुड्स डैमेज हो गया, उसकी वैल्यू बची 7 लाख। तो भैया जब मैं गुड्स लेके जाऊंगा तो उसकी उस टाइम वैल्यू कितनी है? 7 लाख है ना। तो 7 लाख पर कितनी ड्यूटी बनेगी? 1,40,000। तो मैं कितनी ड्यूटी पे करूंगा? 1,40,000 पे करूंगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा जी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो जितनी वैल्यू बची है डैमेज के बाद उसका जो रेट ऑफ ड्यूटी मैं लगाऊंगा तो बैलेंस कितना आएगा जी? 1,40,000 पे। ये इसका आंसर आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का बच्चा कह रहा है यस सर। उसके बाद देखो जी क्वेश्चन नंबर 4। द डॉक्यूमेंट विच कंटेन द डिटेल इंफॉर्मेशन टू कस्टम अबाउट गुड्स इन वेसल एयरक्राफ्ट इज कॉल्ड एज। आपने बोल दो गुड्स की सारी डिटेल किसके अंदर होती है? आपको मैंने पहले भी कहा था आने से पहले अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करनी पड़ती है। गुड्स की कंप्लीट डिटेल, कहां से गुड्स आ रहे हैं, कितने टाइम तक आ रहे हो, कितनी क्वांटिटी है, वो सारी की सारी बातें कहां लिखी होंगी? इंपोर्ट मैनिफेस्ट के अंदर होंगी ना। तो उसने क्वेश्चन वही पूछा है कि गुड्स की कंप्लीट डिटेल जो है इनमें से किसके अंदर होगी? तो भैया अराइवल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट बात एक ही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक बच्चा बोल पड़ा, कहता है यार तेरे को नहीं लग रहा कि सर ने क्वेश्चन गलत करवा दिया? क्योंकि इंपोर्ट रिपोर्ट भी तो होता है। मुझे पता था कई नालायक बच्चे ये बात बोलेंगे। अब जो बच्चे बात बोल रहे हैं उन्होंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन में वेसल और एयरक्राफ्ट की बात है, व्हीकल की बात कहीं पर भी नहीं है। और आपको मैंने पहले भी कहा था इंपोर्ट रिपोर्ट जो होती है ना वो व्हीकल वाले केस में होती है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो सर, आप बिना बात की गलती कराओगे। तो यहाँ पे उसने बात किसकी की है? वेसल की बात की है। किसकी बात की है? एयरक्राफ्ट की बात की है। तो इन दोनों केस में अराइवल मैनिफेस्ट होती है या इंपोर्ट मैनिफेस्ट होती है। इंपोर्ट रिपोर्ट जो होती है वो व्हीकल वाले केस में होती है, इस केस में नहीं होती। तो उसने जिसकी क्वेश्चन मांगा है मैं उसका आंसर दे के आऊंगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। उसके बाद देखो, एक्स इज ए मास्टर ऑफ वेसल। एक्स कौन है? वेसल का मास्टर है। द वेसल कमिंग टू इंडिया फ्रॉम चाइना, what is the time limit within which Mr. X need to submit the import general manifest? आपने आप बोल देना जी। जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करनी होती है या अराइवल मैनिफेस्ट फाइल करनी होती है, आने के 12 घंटे के अंदर फाइल करते हैं या आने से पहले फाइल करते हैं? आने से पहले फाइल करते हैं। आपको मैंने पहले भी कहा था आने से पहले आपको इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करनी पड़ेगी। बट अगर व्हीकल वाला केस है तो उस केस में इंपोर्ट रिपोर्ट आप फाइल कर सकते हो 12 घंटे के अंदर।
बट ये केस व्हीकल वाला नहीं है, वेसल वाला है। तो अपने बोल देना कब फाइल करनी है जी। सर हमें फाइल करनी है एनी टाइम प्रायर टू द अराइवल ऑफ वेसल, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, आओ जी आगे बढ़ते हैं फिर। अब इंपोर्ट रिपोर्ट की बात हो रही है जी। अपने बोल देना इंपोर्ट रिपोर्ट किस केस के अंदर फाइल करते हैं, वेसल वाले केस में या व्हीकल वाले केस में, व्हीकल वाले केस में। और इंपोर्ट रिपोर्ट कब फाइल कर सकते हैं, आने के 12 घंटे के अंदर अंदर हम फाइल कर सकते हैं। आओ जी फटाफट से, कब फाइल कर सकते हैं, विद इन 12 आवर्स आफ्टर द अराइवल ऑफ व्हीकल एट द कस्टम स्टेशन, उसके 12 घंटे के अंदर अंदर जो है हम इसको फाइल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताओ, सीधा आंसर हमें दिया हुआ है। सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं क्या, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे नालायक, और यहाँ पे मैं मजे लेने के लिए आया हूं आपसे। ठीक है, आपके एग्जाम में जो एमसीक्यूज बनेंगे वो इसी तरह के बनेंगे। आगे देखो, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं विद इन फिलिंग द ब्लैंक फ्रॉम द डेट ऑफ अनलोडिंग गुड्स शुड बी क्लियर वेयर हाउस और ट्रांसशिप्ड। अपने आप बोल दो। आपको मैंने कहा था कि जब यहाँ पे कस्टोडियन खड़ा होगा डंडा लेके, तो इस सामान को कितने दिन के अंदर अंदर क्लियर करवाना पड़ेगा, 30 दिन। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, मैंने क्या कहा था कि 30 दिन के अंदर अंदर कस्टम पोर्ट से ये सामान उठाना पड़ेगा। वो देखो यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो सामान तुम्हारा अनलोड हो चुका है उसको कितने दिन में तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा। तो फटाफट से बोल दो विद इन 30 डेज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 30 दिन में सामान क्लियर करना पड़ेगा। अब जिन बच्चों ने रिवीजन सही ढंग से की है उनको ये बच्चों वाले क्वेश्चन लग रहे होंगे, और जो बिना रिवीजन के कर रहे हैं उनको समझ ही कुछ नहीं आ रहा होगा, वो डिसलाइक करके भाग रहे होंगे। नालायक बच्चे ऐसे ही हैं। आगे देखो जी, एप्लीकेशन बाय एक्सपोर्टर टू कस्टम ऑफिसर फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन इज नोन एज। अपने बोल देना जी, इंपोर्ट के लिए हम क्या फाइल करते हैं, बिल ऑफ एंट्री। इंपोर्ट के लिए हम क्या फाइल करते हैं, बिल ऑफ एंट्री। ऐसे ही एक्सपोर्ट के लिए ना हम शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करते हैं। ये पॉइंट हमने रिवीजन क्लास में कवर नहीं किया था, इसलिए कवर नहीं किया था क्योंकि मैंने मॉड्यूल से जो पॉइंट आपको पढ़ने के लिए दिया था ना, उसके अंदर ये पॉइंट कवर था। और मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि जो मैंने कहा था कि मॉड्यूल से एक बार सेल्फ स्टडी कर लेना, मुझे पूरा विश्वास है वो आपने नहीं की होगी। इसलिए मैं यहां पे बता रहा हूं कि इंपोर्ट वाले केस में जब हमें सामान क्लियर करवाना होता है तो हम बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, व्हाइट कलर की, ग्रीन कलर की, येलो कलर की, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। ऐसे ही एक्सपोर्ट वाले केस में हम फाइल करते हैं शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट। तो उसने ये बोला है कि भैया एक्सपोर्ट वाले केस में आप क्या फाइल करोगे क्लियरेंस के लिए, तो शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट, आइदर ए और बी ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इंपोर्ट वाले केस में उसका नाम क्या होता है, इंपोर्ट वाले केस में क्या नाम होता है, बिल ऑफ एंट्री। एक्सपोर्ट वाले केस में क्या नाम होता है, शिपिंग बिल बोल सकता हूं या बिल ऑफ एक्सपोर्ट बोल सकता हूं, बात एक ही है। उसके बाद देखो, सोशल वेलफेयर सरचार्ज इज लेविड एट द रेट ऑफ। आपने बोल देना सोशल वेलफेयर सरचार्ज किस परसेंट से लगता है, 10%। किस पर लगेगा, सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी पर, सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी पर लगेगा और किसी पर नहीं लगेगा जी। 10% ऑफ असेसेबल वैल्यू, नहीं जी नहीं। 10% ऑफ बीसीडी प्लस में एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ना जी ना। 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, हाँ जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल हमने कल भी किए थे कि जो आपकी कस्टम ड्यूटी निकल के आ रही है उसका 10% जो निकालोगे वो सोशल वेलफेयर सरचार्ज होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सर मजा आ रहा है, अब ना हमारा एक फ्लो बन गया क्वेश्चन कर करके ना, अब हमें आसान लग रहे हैं क्वेश्चन। अभी टेंशन मत लो, अगले आप आंसर दोगे ना आपको और मजा आएगा। आगे देखो जी, इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स ट्रांजैक्शन वैल्यू शेल ऑल्सो इंक्लूड। ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या इंक्लूड होगा ये बताओ जी। जब आप याद करो कस्टम के लिए वैल्यू निकालते हो तो ट्रांजैक्शन वैल्यू के लिए रूल नंबर 10(1) की एडजस्टमेंट करते हो, रूल नंबर 10(2) की एडजस्टमेंट करते हो। तो कह रहे हैं इनमें से क्या इंक्लूड होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू के लिए, कमीशन और ब्रोकरेज। यस, ये तो इंक्लूड होते हैं रूल नंबर 10(1) के अंदर, बट हाँ बाइंग कमीशन नहीं आता। बट अगर उसने कुछ नहीं कहा, मैं ये मानूंगा कि वो बाइंग कमीशन की बात ही नहीं कर रहा। तो कमीशन ब्रोकरेज यस ऐड होते हैं, पहला पॉइंट तो ऐड होता है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, आप गलती करोगे जी। याद करो मैंने कहा था कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, ठीक है, अनलोडिंग चार्जेस, अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन वो आते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था याद करो कि प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन मतलब कस्टम पोर्ट के ऊपर कोई खर्चा करोगे वो नहीं आएगा, कस्टम पोर्ट के आने तक जो खर्चा करोगे वो खर्चे आते हैं। भूल गए ना, रिवीजन क्लास सही ढंग से अटेंड तो की नहीं थी। इधर देखो ध्यान से, आपको मैं थोड़ा डायग्राम याद करवा दूं। आपको मैंने कहा था ये वेसल है, यहां तक के जो खर्चे होंगे वो सारे आएंगे, इसके बाद के खर्चे मतलब कस्टम पोर्ट पे जो खर्चा होगा वो यहां पे नहीं आएगा। तो उसने बोला ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन पर खर्च की जा रही है, तो भैया यहां पे एट वर्ड नहीं था, यहां पे टू वर्ड था।
यहां आने तक की ट्रांसपोर्टेशन कवर है, कस्टम पोर्ट पर कोई ट्रांसपोर्टेशन इंकर होगी वो कवर नहीं है। तो क्या ये इंक्लूड होगी, नहीं होगी? नहीं जी नहीं। अच्छा, लैंडिंग चार्जेस एट द इंडियन पोर्ट, लैंडिंग चार्जेस मींस अनलोडिंग खर्चे इंडियन पोर्ट पे आएंगे नहीं आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आपको मैंने कहा था लैंडिंग खर्चे नहीं आएंगे सर, तो ये भी नहीं आएंगे। तो कौन से आएंगे सर? सिर्फ ए ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो इस तरह से वो कंफ्यूज करते हैं, और बच्चा पता क्या बोलता है, हाँ ओनली बी एंड सी लिख के आऊंगा, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन देख लेता है, लैंडिंग चार्ज देखता है, वो ये नहीं दिखता कि ये टू दी प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन नहीं है, एट दी प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन है, और एट दी प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन वाले खर्चे नहीं आते। ठीक है, तो सिर्फ कमीशन और ब्रोकरेज आएगा। उसके बाद देखो जी, एक्स वाई जेड लिमिटेड इंपोर्टेड सम गुड्स फ्रॉम कनाडा, टैरिफ वैल्यू नोटिफाइड कर रखी है उस गुड्स की 5,27,000 और ट्रांजैक्शन वैल्यू है 5,20,000। बताओ कस्टम के लिए वैल्यू कितनी लूंगा जी? आपको मैंने पहले ही भी कहा था कि भैया अगर कोई गुड्स नोटिफाइड हो चुका है टैरिफ वैल्यू के अंदर, तो जितनी वैल्यू गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी उतनी ही वैल्यू कंसीडर करोगे, हम अपना माइंड चलाना बंद कर देंगे। अब अपने बोल दो इस गुड्स में कस्टम टैरिफ वैल्यू नोटिफाइड है, तो क्या मैं ट्रांजैक्शन वैल्यू लूंगा या टैरिफ वैल्यू? ऑब्वियस सी बात है टैरिफ वैल्यू लूंगा। तो टैरिफ वैल्यू कितनी नोटिफाइड है? 5,27,000, तो वैल्यू कितनी बनेगी? 5,27,000। तो आंसर बन जाएगा 5,27,000, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। बादाम लिमिटेड, आहा मेमोरी बढ़ गई मेरी नाम सुनते। बादाम लिमिटेड इंपोर्टेड रिस्ट वॉचेस फ्रॉम यूएसए फॉर 15 लाख, 15 लाख की रिस्ट वॉच आपने इंपोर्ट की है। कोस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थ्रू वेसल इज नॉट असर्टेनेबल, कोस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन असर्टेनेबल नहीं है, बट द सम ऑफ फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इज 15.25 लाख, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ बादाम लिमिटेड। अपने आप बोल देना जी। आपको मैंने कहा था कि अगर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन असर्टेनेबल नहीं होती तो एफओबी का कितने परसेंट लेते हैं? 20%। और याद करो हमने उस क्लास की रिवीजन के अंदर यह भी कहा था कि अगर एफओबी नहीं दी हुई, अगर एफओबी नहीं दी, एफओबी प्लस में कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इनका सम टोटल दिया है, तो जो सम टोटल दिया होगा ना उसका फिर 20% लेंगे। तो अपने बोल देना एफओबी और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस का सम टोटल है 15.25, तो इसका 20% मेरा क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो मतलब इसका 20 अगर मैं निकालूंगा दैट इज 3.05, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गलती से भी 15 लाख का मत ले लेना नालायक को, गलती से 15 लाख का मत लेना, पहले एक बार रिवीजन क्लास में देख लेना मैंने वहां पे क्या बोला था। मैंने बोला था 20% ऑफ एफओबी, और अगर एफओबी नहीं पता और एफओबी प्लस में कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस ये कंबाइन पता है, तो जो कंबाइन वैल्यू होगी उसका 20% लेंगे। तो ये कंबाइन वैल्यू कितनी है? 15.25, अगर मैं उसका 20 निकालूंगा दैट इज 3.05, ये हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो जी, इन केस if cost of transportation, loading, unloading, handling charges is not ascertainable then such cost shall be। लो जी वही बात आ गई ऊपर वाली, वो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस नहीं पता, तो उसके में क्या लेंगे? एफओबी का 20% लेंगे। तो क्या नील लेंगे? ना जीना। क्या एफएस का 20%? ना जीना। क्या सीएफ का 20%? ना जीना। किसका लेंगे? एफओबी का 20% लेंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन कंपाइल किए हैं ताकि मेरी पूरी फैमिली को दिक्कत ना हो, और अगर किसी बच्चे ने शिद्दत से रिवीजन की होगी ना, और अगर शिद्दत से ही क्वेश्चन करेगा, उसको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए जी। ठीक है। उसके बाद देखो जी, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कितनी होगी जी? अपने आप बोल दो, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कितनी होगी अगर आपको एक्चुअल खर्चा नहीं पता बट एफओबी और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का सम पता? मतलब कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कितनी लेंगे अगर इंश्योरेंस एक्चुअल में नहीं पता बट एफओबी प्लस में ट्रांसपोर्टेशन इन दोनों का सम पता है? तो अपने बोल देना, क्या अगर इन दोनों का सम पता है तो क्या एफओबी का 20% लेंगे या इन दोनों के सम का 20% लेंगे? वही सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल करो जो आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। याद करो मैंने क्लास में क्या कहा था रिवीजन क्लास के अंदर, कि अगर एफओबी प्लस में इंश्योरेंस इनका सम टोटल दिया है तो उसका 20% कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आएगा। ऐसे ही अगर एफओबी प्लस में ट्रांसपोर्टेशन इन दोनों का सम टोटल दिया है तो इन दोनों के सम टोटल का 1.125% जो होगा वो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस होगा। तो क्या 20% एफओबी? नहीं, 20 तो आएगा नहीं, सिर्फ 1.12 ऑफ एफओबी, क्योंकि इन दोनों का सम टोटल दिया है। तो भैया अगर इन दोनों का सम टोटल लिखो, लिखा है ना सम ऑफ,
इनका सम टोटल पता है, तो भैया फिर 1.125 जो लेंगे ना, इन दोनों के सम टोटल का लेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो गलती से ना यहाँ बच्चा पता है क्या करके आ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर बी कराएगा, जो यहाँ पे कांटा बजेगा उसको लगेगा उसने सही किया है, बाहर मैकडी के बर्गर चल रहे होंगे, अंदर कांटे बज रहे होंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना सर, अगर दोनों का सम है तो सम का 1.125% लेंगे, बस एक बात ध्यान देना। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो गया। 15 पे आओ जी। इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स बाय सी रूट, आपने इंपोर्ट किया सी रूट से, एफओबी कम ट्रांसपोर्ट वैल्यू 20 लाख, जिसमें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस दिया हुआ है 1.8 लाख और 1 लाख, द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इंक्लूडेबल इन द ट्रांजेक्शन वैल्यू। वाह जी वाह, कमाल कर दी क्वेश्चन बनाने वाले ने, क्या चाल चली कि बच्चा गलत करके आएगा। कह रही एफओबी कम ट्रांसपोर्टेशन है 20 लाख की वैल्यू है, और जिसमें एक्चुअल कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की 1.80 मतलब 1,80,000 है, और इंश्योरेंस की कॉस्ट है 1 लाख। अब वो कह रहे हैं इंश्योरेंस की कॉस्ट कितनी इंक्लूड करोगे, तो कई बच्चे यहां पे कंफ्यूज पता है क्या होंगे, एफओबी का 1.125% लेंगे। सर एफओबी का 1.125% कब लेते हैं, फटाफट से बोलो, जब एक्चुअल कॉस्ट हमें नहीं पता होती, और जब एक्चुअल कॉस्ट हमें पता है तो जितनी एक्चुअल कॉस्ट होगी वही तो हम कॉस्ट लेंगे। तो एक्चुअल कॉस्ट हमें पता है कितनी है जी, 1 लाख है, तो मैं कितनी वैल्यू लूंगा, 1 लाख की वैल्यू लूंगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और कई नालायक बच्चे हैं जो यहाँ पे सामने बैठे हैं, वो पता क्या करेंगे, 1.125% ऑफ एफओबी निकाल देंगे और ये वैल्यू जाके दे आएंगे बस, या उसमें से ये वाली वैल्यू देंगे। सर ये 1.125 की गेम तब खेलना जब एक्चुअल कॉस्ट असर्टेनेबल नहीं होती। जब एक्चुअल कॉस्ट आपको पता है तो जितनी आपको एक्चुअल कॉस्ट पता है ना, उतनी ही कॉस्ट लोगे, बात ध्यान देना। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 लाख रुपए। चलिए आगे, आगे देखो जी। मिस्टर सनी 25 ईयर इंपोर्टेड ए लैपटॉप फ्रॉम यूएसए फॉर 45,000 एज बैगेज, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी पेबल बाय मिस्टर सनी। आंसर आएगा नील। अच्छा एक बात हमने रिवीजन क्लास में की नहीं थी, आपको मैं बता दूं, एक लैपटॉप आपका ना एग्जम्प्ट होता है अगर आपकी एज 18 साल है उससे ऊपर की होती है। ये पॉइंट नोट कर लेना चाहिए, ये पॉइंट नोट कर लेना, मेरे ख्याल से रिवीजन क्लास में हमने पॉइंट किया नहीं था। 50,000 रुपए की तो लिमिट होती है, बट अगर आपकी एज 18 साल है उससे ऊपर की है ना, तो एक लैपटॉप गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे एज सनी की कितनी है, 25 साल की है, एक लैपटॉप इंपोर्ट कर रहा है यूएसए से, कितने का, 45,000 रुपए का है, तो एग्जम्प्ट है। एक बच्चा कहता है वो तो वैसे एग्जम्प्ट है ना, क्योंकि 50,000 तक तो वैसे एग्जम्प्ट होता है। सर इस केस में 50,000 की लिमिट नहीं है, ये वैसे ही एग्जम्प्ट है। 50,000 रुपए की लिमिट जो एप्लीकेबल हमारी बैगेज में हमने की थी, वो एप्लीकेबल होगी लैपटॉप को छोड़ के दूसरा सामान अगर कोई लेके आ रहे हैं। तो वो पॉइंट हमारा वहां मिस हो गया था, लिख लेना वहीं पर ही कि अगर एक लैपटॉप 18 साल या उससे ऊपर का कोई पर्सन अगर बाहर से लेकर आ रहा है, चाहे वो ब्रांड न्यू ही क्यों ना हो, चाहे वो ब्रांड न्यू ही क्यों ना हो, एक लैपटॉप एग्जम्प्ट है, सिर्फ एक लैपटॉप एग्जम्प्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पे तो इसमें आएगा नो ड्यूटीज पेबल एज एग्जम्पशन इज अवेलेबल ऑन वन लैपटॉप। तो एक लैपटॉप पे एग्जम्पशन है गवर्नमेंट की स्पेशल, इस केस में कोई भी ड्यूटी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो, इफ ए पैसेंजर ऑफ इंडियन ओरिजिन अराइविंग फ्रॉम जापान, एक इंडियन ओरिजिन का पर्सन जापान से आ रहा है जी, एंड कैरिंग आर्टिकल अदर देन मेंशन इन अनेक्स्टर 1 एज बैगेज, देन द फ्री अलाउंस लिमिट इज, अपने आप बोल दो नहीं, जापान से आ रहा है, इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, और वो अनेक्स्टर 1 में जो सामान कवर है वो लेके नहीं आ रहा, तो उसके लिए लिमिट कितनी है, 50,000 रुपए की है। नेपाल भूटान और म्यांमार वाले केस में 15,000 रुपए की है, अदर देन नेपाल भूटान म्यांमार में 50,000 रुपए की है। बट अगर वो फॉरेन टूरिस्ट है, फॉरेन ओरिजिन का टूरिस्ट है, तो उस केस में लिमिट 15 की है। बट यहाँ तो इंडियन ओरिजिन की बात हो रही है ना, तो इंडियन ओरिजिन वाले केस में लिमिट कितनी एप्लीकेबल है, 50,000। तो उसने पूछा जी कितनी लिमिट है, दैट इज 50,000। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, उसके बाद देखो जी, मिस्टर निक जोनस, ओ माय गॉड, मिस्टर निक जोनस टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन इंपोर्टेड आर्टिकल। अच्छा, मिस्टर निक जोनस टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन इंपोर्टेड आर्टिकल अदर देन दोज मेंशन इन नेक्स्टर 1 बाय लैंड रूट फ्रॉम नेपाल। ओ यार निक जोनस क्या कर रहे हो, नेपाल रूट से आ रहे हो, आ जाते, बट लैंड रूट से क्यों आ गए, क्योंकि लैंड रूट वाले केस में तो एग्जामिशन ही नहीं है। याद करो कुछ, वहां पर मैंने लिखवाया था सी रूट और एयर रूट से एग्जामिशन है 15,000 रुपए की, बट अगर आप लैंड रूट से आ रहे हो कोई एग्जामिशन नहीं है। तो निक जोनस सॉरी, आपके इसमें कोई भी एग्जामिशन नहीं है, तो क्या लिमिट मिलेगी निक जोनस को, नहीं मिलेगी। प्रियंका चोपड़ा बड़ी सैड है,
बच्चा कह रहा है हाय सर निक जोनस को लिमिट नहीं मिलेगी क्या? जी जू आपको लिमिट नहीं मिलेगी। नालायक इधर देखो ध्यान से, जीजू बोल रहे हो। तो इस केस में लिमिट क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि निक जोनस जो हैं वो लैंड रूट से आ रहे हैं। अगर वो बाय एयर रूट से आते तो 15,000 रुपए की लिमिट मिल जाती। ठीक है जी, तो इस केस में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आगे देखो, आइडेंटिफाई द रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल ऑन आर्टिकल इंपोर्टेड विद इन द लिमिट स्पेसिफाइड इन अनेक्सर 1। अब जो अनेक्सर 1 की लिमिट के अंदर है, अगर वो आप लेके आ रहे हो तो रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा जी? 38.5। ऑब्वियस सी बात है, आपको मैंने लास्ट क्लास के अंदर कहा भी था 35% बैगेज पे रेट है, प्लस में 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज। इफेक्टिव रेट क्या बन गया? 38.5 आफ्टर 50,000 की लिमिट जो हमारी होती है उसके बाद। ऑब्वियस सी बात है वो तो। उसके बाद देखो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर कवर्ड अंडर अनेक्सर 1। अब मजा आएगा जी, अनेक्सर 1 में कौन कौन से आइटम इसमें से कवर है? लो जी, कार्गेट ऑफ फायर आर्म्स एक्सीडिंग 50, गोलियां, ठीक है जी, गोलियां जो हैं 50 से ऊपर ला रहे हैं तो क्या वो अनेक्सर 1 में कवर है? बिल्कुल कवर है। सिगार एक्सीडिंग 25 कवर है। अल्कोहलिक लिकर 2 लीटर से ऊपर कवर है। तो भैया सब कुछ ही आपका अनेक्सर 1 में कवर है। उसने पूछा इसमें से कौन से आइटम अनेक्सर 1 में कवर है? सारी कवर है, सारी। अच्छा, मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में ना हमने क्वेश्चन किया था, वहां मैंने फायर आर्म्स लिखा था सिर्फ। ठीक है, तो वहां पे सही कर लेना, वहां पे कार्गेट्स ऑफ फायर, कार्गेट्स ऑफ फायर आर्म्स आएगा। ठीक है ना, तो वहां पे लिख लेना जी। ठीक है, कार्ट्रिज ऑफ फायर आर्म्स। ठीक है, वहां पे पॉइंट ये हमारा मिस हो गया था। उसके बाद देखो जी, 20 सिगार, ओ माय गॉड 20 सिगार 40,000 के इंपोर्टेड बाय मिस्टर आकाश फ्रॉम यूके। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी पेबल बाय मिस्टर आकाश। अब अपने बोल देना जी, 20 सिगार हैं, अगर 25 से ऊपर सिगार होते फिर तो वो अनेक्सर 1 में कवर होते। 20 सिगार हैं, इट मींस लिमिट के अंदर है। लिमिट के अंदर हैं तो भैया 50,000 तक वैसे एग्जाम्ड है, क्योंकि 50,000 की लिमिट तो होती है। और ये वैल्यू कितने की है? 40,000 रुपए की। तो क्या कस्टम ड्यूटी लगेगी? आंसर इज नो, उस पर कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल ही नहीं होगी। नो इंपोर्ट ड्यूटी पेबल। तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि भैया जो अनेक्सर 1 में गुड्स आते हैं वो एक्सीड वाले आते हैं। इट मीन अगर उसकी लिमिट तक होंगे तो हमारे 50,000 की वैल्यू के अंदर जाएंगे। तो अगर 40,000 की वैल्यू है, हमारी एग्जाम्शन लिमिट 50,000 की है, तो उस केस में सारा एग्जाम्ट हो गया, कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे पे नहीं करनी। ठीक है जी, आगे देखो जी, मिस्टर गाबा, ओ माय गॉड मेरा नाम मिस्टर गाबा, रेजिडेंट इन इंडिया, रिटर्न बैक टू इंडिया आफ्टर रिजाइडिंग इन यूएसए फॉर ए पीरियड 6 मंथ। 6 महीने के बाद मैं वापिस आ रहा हूं। स्टेट द लिमिट अप टू विच शी कैन ब्रिंग ज्वेलरी विद हर सेल्फ नालायक, हिमसेल्फ विदाउट ड्यूटी वाइल रिटर्निंग टू इंडिया। आपने बोल दो नहीं कितनी लिमिट है ज्वेलरी की। आपको मैंने कहा था कि अगर आप 1 साल के बाद आते हो, 1 साल के बाद आते हो और आप जेंटलमैन हो, ठीक है, तो उस केस में क्या था? 20 ग्राम और 50,000 विच एवर इज लेस। और अगर आप लेडी पैसेंजर हो तो 40 ग्राम और 1 लाख विच एवर इज लेस। ये तो एडिशनल लिमिट है, 1 साल के बाद मिलती है। बट अगर आप 1 साल के अंदर अंदर आ रहे हो तो फिर नॉर्मल लिमिट मिलती है 50,000 रुपए की। तो सोच के बोलना क्या मैं 1 साल के अंदर आ रहा हूं? एक तो पहले ये शी हटाओ। सर आपने ही लिखा है, हाँ तो लिखा है, मैं सही कर रहा हूँ ना लायक। अब यहाँ पे ठीक है जी, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं विच ही कैन ब्रिंग ज्वेलरी विद हिमसेल्फ विदाउट ड्यूटी वाइल रिटर्निंग टू इंडिया। देखो 6 महीने के अंदर वापस आ रहा हूँ जी। अब अगर 6 महीने के अंदर वापस आ रहा हूँ तो एडिशनल वाली लिमिट एप्लीकेबल ही नहीं होगी। फिर लिमिट कौन सी एप्लीकेबल होगी? नॉर्मल लिमिट एप्लीकेबल होगी। नॉर्मल कितनी हमारी है? 50,000 वाली लिमिट एप्लीकेबल होगी। तो कह रहे हैं इसमें से कौन सी लिमिट है? 20 ग्राम 50,000 लोअर ए एंड बी, ये लिमिट तो लगेगी नहीं। तो भैया इनमें से तो कोई भी लिमिट नहीं है, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि लिमिट जो यहाँ पे लगेगी वो 50,000 रुपए की नॉर्मल लिमिट एप्लीकेबल होगी। ठीक है, ये 20 ग्राम और 50,000 विच एवर इज लेस वाली लिमिट तब लगती है अगर मैं 1 साल के बाद आता। अगर मैं 1 साल के बाद आता ना तो ये लिमिट तो मुझे मिलती 50,000 की अलग मिलती, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था ये वाली लिमिट इन एडिशन टू नॉर्मल लिमिट है। बट यहाँ पे आप 6 महीने के अंदर आ रहे हो तो इस केस में ये लिमिट का तो मतलब ही नहीं है, नॉर्मल लिमिट मिलेगी। नॉर्मल लिमिट आंसर में कहीं दी नहीं हुई, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो जी, एनी लाइसेंस पब्लिक वेयर हाउस कैन बी यूज फॉर डिपॉजिट। अपने बोल दो, जो पब्लिक वेयर हाउस होता है उसमें कौन से हम गुड्स रखते हैं जी? ड्यूटेबल, नॉन ड्यूटेबल। ऑब्वियस सी बात है ड्यूटेबल गुड्स रखेंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, अच्छा अब जब सामान आप वेयर हाउस में रखते हो तो याद करो मैंने कहा था सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ती है, याद आ रहा है? कुछ बॉन्ड भरना पड़ता है, बॉन्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनटू बॉन्ड। तो कितनी वैल्यू का होता है? ट्वाइस या थ्राइस?
2 टाइम्स या 3 टाइम्स जितनी आपकी ड्यूटी है उसके 3 गुना आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं कितने वैल्यू के बराबर आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, दैट इज थ्राइस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे जी। आगे चलो फिर। द पीरियड ऑफ वेयरहाउस अवेलेबल फॉर एनी कैपिटल गुड्स विच आर इंटेंडेड टू बी यूज इन एनी 100% EOU or any warehouse wherein manufacture or other operation have been permitted under section 65 shall be। आपने बोल देना अगर कोई सामान इंपोर्ट किया है उसका मेन टारगेट क्या है, मेन मोटिव क्या है, 100% EOU। अगर 100% EOU वाला केस है तो अपने बोल दो वेयर हाउसिंग में टाइम लिमिट कितनी होती है, 1 साल होती है या टिल क्लियरेंस होती है, टिल क्लियरेंस होती है। आपको मैंने कहा भी था जब सेशन 2 हमारा हुआ था कि एक क्वेश्चन अगले सेशन में मैं कराऊंगा जहां पे टाइम लिमिट जो होगी ना 1 साल वाली नहीं होगी, क्योंकि 1 साल की लगती है अदर देन EOU में। EOU वाले केस में कितनी होती है, टिल क्लियरेंस। तो उसने किसकी बात की है, EOU की बात की है। तो आंसर क्या बनेगा जी, 1 साल 3 साल नहीं, टिल क्लियरेंस जो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखो जी फिर। द पीरियड ऑफ वेयर हाउसिंग इज फिलिंग द ब्लैंक्स फ्रॉम द डेट ऑफ वेयर हाउसिंग ऑर्डर फॉर एनी इंपोर्टेड गुड्स विच आर नॉट इंटेंडेड टू बी यूज फॉर 100% EOU। तो अपने बोल दो रही अगर EOU के लिए आपने इंपोर्ट नहीं किया, EOU ने इंपोर्ट नहीं किया, आपको वो सामान वेयर हाउस करना है, तो टाइम लिमिट क्या है फिर, तो भैया 1 साल है। ये तो पहले भी सेशन 2 में भी कर चुके हैं, दोबारा से क्वेश्चन आ गया। उसके बाद देखो जी, अगर आपने वेयर हाउस गुड्स किया अदर देन EOU तो कितने दिन से ऊपर जाके इंटरेस्ट लगेगा। आपको मैंने पहले भी कहा था कहां तक इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 90 डेज तक। 90 डेज के बाद इंटरेस्ट लगेगा और रेट क्या होगा, 15%। ऑब्वियस सी बात है, तो 90 डेज के बाद लगेगा और 15% पर एनम से लगेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा एक बात और सुनना ध्यान से, कई बच्चों को लग रहा होगा कुछ क्वेश्चन में उन्हें डाउट आ रहा है, तो टेंशन मत लेना, क्लास खत्म हो जाएगी, एक बार पीछे करके दोबारा सुन लेना। बट उससे पहले ध्यान रखना, आप मुझसे अगर डाउट पूछोगे तो मैं रिवर्स आपसे डाउट पूछूंगा। ये बात ध्यान रखना, डाउट पूछने से पहले कहीं आप ये सोचो कि हाँ विवेक सर तो डाउट बता ही देते हैं, मैं रिवर्स डाउट पूछूंगा। सीधा ये पूछूंगा कि आपने रिवीजन क्लास देखी। रिवीजन क्लास जिसका वो क्वेश्चन होगा ना उसका पहले मैं कॉन्सेप्ट सुनूंगा आपके मुंह से, फिर मैं आंसर दूंगा, ताकि मुझे भी तो पता लगे ना कि आप बिना रिवीजन के क्लास के क्वेश्चन कर रहे हो, रिवीजन क्लास के बाद क्वेश्चन कर रहे हो। मैं 200% गारंटी के साथ बोल सकता हूं अगर आपने रिवीजन क्लास वो साथ की साथ सही ढंग से देखी है, आपका सिंगल क्वेश्चन उस रिवीजन क्लास के अंदर से है। 1-2 पॉइंट एडिशनल थे मैंने आपको बता दिए, बाकी सारे क्वेश्चन आप चेक कर लो सर उस रिवीजन क्लास के अंदर से हैं। तो अगर आप मुझसे डाउट पूछोगे सोच समझ के पूछना, पूछने को मना नहीं है, जितने मर्जी पूछो, बट पहले रिवीजन क्लास देख लेना, तो आपका ना वैसे ही डाउट खत्म हो जाएगा, फिर नहीं होगा, फिर मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है जी, आगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 29। काजू लिमिटेड, आओ जी काओ, काजू लिमिटेड क्लियर इट्स गुड्स स्टोर इन वेयर हाउस फॉर होम कंजम्पशन बिफोर कंप्लीशन ऑफ 90 डेज। अपने आप बोल दो जी, 90 डेज से पहले क्लियर कर लिया और ड्यूटी पे कर दी विद इन 1 डे। तो भैया मैंने पहले भी कहा था विद इन 1 डे आप ड्यूटी पे कर सकते हो, याद करो ड्यूटी पेमेंट कर सकते हैं सेल्फ असेसमेंट वाले केस में। सेल्फ असेसमेंट वाले केस में जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे उस दिन, और जब असेसमेंट होके आएगी तो मैंने कहा था उसके विद इन 1 डे के अंदर आप फाइल कर सकते हो। तो भैया आपने टाइम लिमिट के अंदर ही फाइल की है, ठीक है, तो बट फेल टू पे द इंपोर्ट ड्यूटी विद इन 1 डे ऑफ द रिटर्न ऑफ असेस बिल, बट आपने 90 डेज से पहले क्लियर कर लिया। तो अपने बोल दो 90 डेज से पहले अगर आपने सामान क्लियर कर लिया तो इंटरेस्ट जो लगेगा वो 90 डेज के बाद लगता है या 90 डेज से पहले लगता है। आवाज नहीं आ रही है, अभी मैंने आपको बताया भी था इंटरेस्ट कब से लगना स्टार्ट होगा, 90 दिन के बाद या 90 दिन से पहले से। 90 दिन के बाद सामान क्लियर कब किया, 90 डेज कंप्लीट होने से पहले। तो क्या इंटरेस्ट लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो क्या बनेगा जी, नो इंटरेस्ट विल बी अवेलेबल एज गुड्स रिमूव फ्रॉम वेयर हाउस बिफोर 90 डेज। तो वेयर हाउसिंग का कोई भी इंटरेस्ट यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये बात ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लो जी डेफिनेशन, अब पता लगेगा आपने डेफिनेशन की है या नहीं की। डेफिनेशन मैंने कहा था ना एक बार पढ़ लेना। क्वेश्चन आ गया जी, कोस्टल गुड्स, वैसे तो बिल्कुल गिरा हुआ ही है जी। कोस्टल गुड्स का मतलब क्या होता है, कोस्टल गुड्स किसे कहते हैं, क्या इंपोर्टेड गुड्स हमारे कोस्टल गुड्स होते हैं, आंसर इज नो। कोस्टल गुड्स की डेफिनेशन एक बार मॉड्यूल में से ध्यान से पढ़ना, आपको मैंने जो पढ़ना दिया था कि कोस्टल गुड्स में लिखा हुआ है कोस्टल गुड्स में कौन से गुड्स कवर नहीं होंगे, इंपोर्टेड गुड्स कवर नहीं होंगे। वो कह रहे कोस्टल गुड्स मींस इंपोर्टेड गुड्स, गुड्स अवेलेबल इन कोस्टल एरिया अदर देन इंपोर्टेड गुड्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो इंपोर्टेड गुड्स को छोड़ के जो भी हमारे गुड्स होंगे वो किसकी डेफिनेशन में कवर होंगे, कोस्टल गुड्स की डेफिनेशन में कवर होंगे।
ठीक है, तो सिंपल सा पॉइंट था अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी है तो। उसके बाद देखो जी, ड्यूटी ड्रॉबैक इज नॉट अवेलेबल ऑन आइटम सच एज, ड्यूटी ड्रॉबैक किस पर नहीं मिलेगा? वेयरिंग अप्रैल नहीं मिलेगा, टी चेस्ट नहीं मिलेगा, अनएक्सपोज फोटोग्राफिक फिल्म, पेपर एंड प्लेट्स एंड एक्सरे फिल्म्स, एक्सपोज सिनेमाग्राफिक फिल्म्स ड्यूली पास बाय सेंसर बोर्ड इफ यूज्ड। हाँ तो भैया सिंपल सी बात है, इफ यूज क्यों लिखा है? अगर आपने ये यूज कर ली है तो उस केस में आपको डीबीके नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर कार बाय टोम फॉर बिजनेस यूज। तो बिजनेस यूज भी कहाँ आएगा? नोटिफिकेशन नंबर 2 में आएगा, क्योंकि मोटर कार किसी पर्पज के लिए यूज करोगे वो नोटिफिकेशन नंबर 2 में आती है। उस पर 50,000 रुपए की आपने ड्यूटी पे की है, और यहां पे टोम यूज द मोटर कार फॉर 5 मंथ, 5 महीने के लिए टॉम ने मोटर कार यूज की है। तो 5 महीने मतलब कितने क्वार्टर सर? 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो 5 महीने मतलब 2 क्वार्टर। तो अगर 2 क्वार्टर हैं तो हर क्वार्टर का 4% है। तो अगर हर क्वार्टर का 4% है तो 2 क्वार्टर कितने हो गए? 8% हो गया। तो अगर 50,000 है, उसका 8% निकाल लोगे तो कितना आ गया जी? 4,000 आ गया। तो इसमें से 4,000 माइनस कर दोगे तो डीबी के कितना मिलेगा? 46,000 रुपए का मुझे डीबी के मिलेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, उसने बोला जी मोटर कार, मिस्टर टोम है, उसने मोटर कार इंपोर्ट की, उस पर ड्यूटी पे की 50,000, 5 महीने उस गाड़ी को यूज किया, बिजनेस यूज किया होगा, और 5 महीने के बाद दोबारा एक्सपोर्ट कर दी। तो नोटिफिकेशन नंबर 2 याद करो, पहले साल के लिए 4% ईच क्वार्टर और पार्ट। 5 महीने है, 2 क्वार्टर, मतलब कितने परसेंट हो गई? 8%। तो 50,000 का 8 कितना बन गया? 4,000। तो वो आपको डीबी के नहीं मिलेगा, बैलेंस क्या बचा? 46, उतना आपको डीबी के मिल जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, डिसेंट लिमिटेड इंपोर्टेड 110 कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम यूएसए, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी आपने पे की 80 लाख। ड्यू टू मिसमैच इन स्पेसिफिकेशन ऑल द कंप्यूटर सिस्टम वर रिटर्न टू सप्लायर आफ्टर 5 मंथ विदाउट यूजिंग देम एट ऑल। 5 महीने के बाद 2 साल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपने 5 महीने के बाद एक्सपोर्ट कर दिया और बिना यूज किए। अब मुझे फटाफट से बोल दो, अब यहां पे गलती से क्वार्टर मत निकाल लेना, वो क्वार्टर की बात तब करते हैं जब यूज करने के बाद एक्सपोर्ट करते हो। ये सिंपल सी बात, अगर बिना यूज की एक्सपोर्ट कर दिए तो कितना डीबी के मिलेगा? 98%। तो कस्टम ड्यूटी कितनी पे की है? 80 लाख। उसका अगर मैं 98% निकालूंगा तो 78,40,000 आएगा। तो डीबी के मुझे कितना मिलेगा? ऑप्शन सी 78,40,000, इतना मुझे डीबी के मिलेगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, कोई परेशानी तो नहीं है? देखो 3-4 बच्चे सोए हुए हैं आराम से, बच्चा कह रहा है चलने दे, क्या दिक्कत है, आधा पौना घंटा चलेगा, अपने बंद हो जाएगा, जब बंद हो जाएगा तो भैया बंद कर देंगे। बैठे हमको नींद आ रही है तो अब सोए ना तो क्या करें? नालायक उठ के बैठो। इधर देखो ध्यान से, बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 33, द टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ ड्रॉबैक टू द क्लेमेंट विदाउट इंटरेस्ट। गवर्नमेंट हमें डीबी के, ध्यान सुना, गवर्नमेंट हमें डीबी के कितने टाइम के अंदर पे करेगी अगर उसे इंटरेस्ट पे नहीं करना? 1 महीने के अंदर। हम गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे 2 महीने के अंदर। अगर वो 1 मंथ में पेमेंट नहीं करती तो वो हमें 6% इंटरेस्ट देगी। अगर हम 2 महीने के अंदर पे नहीं करते तो 15% हम इंटरेस्ट देंगे। तो उसने किसकी बात की है? गवर्नमेंट हमें कितने टाइम के अंदर पेमेंट करती है? 1 महीने के अंदर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। आगे देखो जी, मिस्टर वासु इंपोर्टेड आयरन बार्स फ्रॉम इजिप्ट बट द वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन अंडर रूल 428। याद करो वैल्यूएशन के अंदर रूल नंबर 4 से 8 अगर कैलकुलेट नहीं होंगे तो रूल नंबर 9 याद है ना? रूल नंबर 9 क्या था? रेजिडुअल वैल्यू, जहां पर मैंने कहा था वैल्यू निकालते हैं रीजनेबल मीन से, और वैल्यू डिपार्टमेंट निकालता है, जिसको हम बोलते हैं बेस्ट जजमेंट, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। तो वही कह रहे हैं कि अगर ये रूल नहीं लगेंगे तो वैल्यू फिर किस रूल में निकालोगे? रेजिडुअल मेथड और रीजनेबल मीन्स, आइदर ए और बी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। तो रेजिडुअल मेथड के अंदर रीजनेबल मीन्स ही होते हैं, तो ये दोनों आइदर ए और बी, ये ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट है। आगे देखो जी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रेफर टू इन क्लोज ए ऑफ 10 टू इंक्लूड्स। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन याद करो मैंने क्या 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 आता है? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में लोडिंग, अनलोडिंग, याद आ रहा है कुछ आपको? हैंडलिंग चार्जेस याद आ रहा है? उसके बाद शिप डेमरेज चार्जेस। अब शिप डेमरेज चार्जेस भी सारे नहीं आते, इधर देखो ध्यान से। शिप डेमरेज चार्जेस ऑफ नॉर्मल वेसल,
शिप डेमरेज चार्जेस ऑफ वेसल फ्रॉम विच गुड्स आर नॉट क्लियर्ड विद इन 30 डेज, नहीं, शिप डेमरेज चार्जेस ऑफ चार्टेड वेसल, तो अपने बोल दो जो हम वहां पे डेमरेज चार्जेस लेते हैं वो किसी भी वेसल के लेते हैं, किसी भी वेसल के लेते हैं, या चार्टेड वेसल, चार्टेड वेसल, क्योंकि जो सामान ऑब्वियस से पता, चार्टेड वेसल मींस जो बड़े बड़े वेसल होते हैं, जो सामान बाहर से लेके आता है, नॉर्मल वेसल की बात नहीं कर रहे। तो गवर्नमेंट ने बोला जो चार्टेड वेसल होते हैं उसके शिप डैमेज चार्जेस होंगे, उसका वैल्यूएशन में इंक्लूड कर लेते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो अब जाके हमारे 35 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अप्रोक्सीमेट आज हमारा मार्च से ही चल रहा है मेरे ख्याल से, मार्च अप्रैल में, मतलब अप्रैल के अंदर मैंने अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब अप्रोक्सीमेट आपने मुझे इतने महीनों तक लगातार झेला है आपने मुझे। कमाल है वैसे आपकी, मतलब इतने महीने तक आपने मेरा एक ही चौकटा देखा हर वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। इन महीनों में हमने जीएसटी की रिवीजन भी की, स्टूडेंट दरबार भी बहुत सारे किए, एक्जी प्रोफेशनल, काफी सारी वीडियोस मैंने और डाली, कुछ थोड़ा बहुत मोटिवेशन दिया, कस्टम की रिवीजन क्लास भी की, कस्टम के एमसीक्यूज भी हो गए। तो अपनी तरफ से मैंने अपना पूरा बेस्ट निकाल के रख दिया जी। कुछ बच्चों ने डिसलाइक भी किया, उन्होंने बस मेरे को ये फीडबैक नहीं बताया कि डिसलाइक क्यों किया, वो उनका मुझे इंतजार रहेगा पूरी जिंदगी भर, क्योंकि अगर आप किसी को भी डिसलाइक करते हो तो उसका एक रीजन होता है, और अगर दूसरा कोई रीजन सुनने वाला ना हो ना तो बात समझ में आती है। अगर रीजन सुनने वाला हो, उसको इंप्रूव करने वाला हो, और रीजन ना बताया जाए, तो इट मीन्स गलत कर्मा फिर आपकी तरफ चल रहा है। गलत कर्मा मेरी तरफ से नहीं है सर, क्योंकि मैंने वीडियो डाली अपने बेस्ट तरीके से डाली, इसके अंदर मेरा कर्मा गलत नहीं है। मैंने आपसे फीडबैक पूछा, आपने नहीं बताया कि मेरी तरफ से क्या गलती है, तो भैया मैं बताओ कहां गलत हूं। और जो लाइक करते हैं, थैंक यू सो मच, आपने बहुत प्यार दिया, इतना आपने मुझे सुना। तो मैं यूट्यूब पे कुछ देखता हूँ क्या नई चीज लेके आऊं अपनी फैमिली के लिए। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये तो प्लीज 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 अब ये मत कहना सर मैराथन ले आओ। सर मैराथन ऑलरेडी लेटेस्ट ही है जीएसटी की अभी, और इनकम टैक्स की भी है, उसमें अमेंडमेंट क्लास देखनी है। अगर आप अमेंडमेंट क्लास साथ में नहीं देख सकते ना, आप ये समझो कि मैं नो अमेंडमेंट क्लास के चक्कर में 18 घंटे की क्लास दोबारा लेके आऊंगा, सर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो क्वालिटी मैंने उस 18 घंटे की जीएसटी की रिवीजन क्लास में दी है ना, वो शायद दोबारा कभी निकल ही नहीं पाएगी। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि रिवीजन क्लास वही देखो, उससे बेस्ट कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, सिर्फ साथ में अमेंडमेंट क्लास देख लो, और बाकी प्रैक्टिस स्टूडेंट दरबार से कर लो, कस्टम सारा कर लो, जीएसटी इनकम टैक्स के काफी सारे क्वेश्चन डाले हैं। आने वाले टाइम में मैं बहुत अच्छी चीजें करने की सोच रहा हूं, उम्मीद करूंगा वो आपके लिए कर पाऊं। तब तक के लिए अपनी रिवीजन करो। अब आपके डाउट सेशन बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब डाउट सेशन कैसे होंगे, शेड्यूल क्या होगा, सारी बातें बता दूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद। तो फाइनली आज हमें कस्टम पूरा कंप्लीट किया। सभी दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर लेना जिनके भी एग्जाम हैं, होपफुली उन्हें बेनिफिट मिलेगा, उनका रिजल्ट अच्छा आएगा, पेरेंट्स को प्राउड फील होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद वंस अगेन, लव यू सो मच, बाय बाय।